अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुझे तलाश करो, कायनात शाह, किस्त नंबर 21। हनी, ये कैसे सोई है? आज तो इसका वलीमा है ना, इसे उठाओ, तुम्हारी सुनती है ये। रमल हनीफा को झुंझोड़ते हुए झुंझोड़ने लगी। रमल, वो मर गई है, वो अब कभी नहीं उठेगी। उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। हनीफा ने रमल को सीने से लगा लिया। सब कुछ पापा की वजह से हुए। अल्लाह बाबा को कभी माफ़ मत करना। उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी थी। रमल हनीफा के सीने से लगी चीख रही थी। बुरहान अंदर आए और जनाजा लेकर जाने की इजाज़त आयज़ा से ली। अदीबा के भाई और वारिस ने आगे से जनाजा उठाया, पीछे से अदियान और दामन ने उठाया। रमल हनीफा के सीने से लगी सबको देख रही थी। हनीफा ने रमल को बहुत सख्ती से पकड़ा हुआ था। रमल ने कोई शोर नहीं किया। खामोशी से जनाजा बाहर निकला और रमल हनीफा के साथ खड़ी रही। जनाजा जब नज़रों से ओझल हुआ, सब अभी सही तरह से पलटे भी नहीं थे कि रमल और हनीफा दोनों बेहोश हो चुकी थी। आयज़ा और फरहद ने अपनी बेटियों को देखा और तड़प कर इनके करीब गई। शफक ने हुमा को गले से लगा लिया। दोस्ती वाकई इस हाल तक ले आती है। आज वहाँ खड़े हर नफ्स को पता चल चुका था। धीरे धीरे मेहमान रुखसत हो गए। ज़ोहर की अज़ान हुई। सब ने नमाज़ पढ़ी और कुरान मजीद खोलकर तिलावत की, दिल में दर्द के बावजूद। फ़र्क सिर्फ इतना था कि किसी के लिए अदीबा मरी थी तो किसी के लिए अंदलीब। सफ़ीर, वलीद और शाहनवाज़ का जनाजा बुरहान और अफनान ने पढ़वा दिया था। इन दिनों का गम किसी को नहीं था। सारी लड़कियां रमल के कमरे में जमा थी। आयज़ा, मावरा, फरहद और अदीबा की फूफो फरहद बेगम के कमरे में मौजूद थी। सारे लड़के इधर छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ थे। तामिर, आवान, फरमान और अदियान चारों हस्पताल चले गए थे। हंजा तो ठीक थी, उसे बस आराम की ज़रूरत थी। अवान ने अभी चंद दिन हंजा को हस्पताल में रुकने का फ़ैसला कर लिया था। दूसरी तरफ खोला थी, जिसे होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर का कहना था कि वो रिकवर नहीं कर पा रही। वो गोलियों से ज़्यादा सदमे के ज़ेर असर थी। डॉक्टर ने दामिर से साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर खौला को होश ना आया तो कोमा में जाने के 70% चांसेस हैं। चुनाचा ये हर एक के लिए मुश्किल दिन था, मगर इन सब को अल्लाह पर पूरा भरोसा था। और बेशक अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के बाद बेहतरीन से नवाजता है। वारिस भाई, रुकें, रमल गुस्से से कहते उसकी तरफ बढ़ी। वारिस जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, रमल की आवाज़ पर ठहर गया। रमल, वो थके हुए, बाद में बात कर लेना। अफनान ने रमल की कलाई थामी। मुझे अभी बात करनी है, रमल बोली और जाकर वारिस के सामने खड़ी हो गई। सारे लोग जमा थे और इन दोनों की तरफ मतवज्जो थे। भाई, अदीबा को आपने मारा है ना? वहाँ सिर्फ आप थे। रमल के अल्फाज वारिस के दिल के ज़ख्म को ताज़ा करने के लिए काफ़ी थे। रमल, क्या बदतमीज़ी है ये? बुरहान ने पीछे से आवाज़ दी। वारिस खामोश रहा। रमल, तमीज़ भूल गई हो भाई से बात करने की। फरहद को रमल पर गुस्सा आया। बोले, भाई कैसे मरी मेरी दोस्त? रमल ने सबको इग्नोर किया। वो इसका कॉलर पकड़े दीवानावार बोल रही थी। रमल, होश में आ जाओ, वो चीखा था। भाई बोले ना, कैसे मरी मेरी दोस्त? वो सब बज़िद थी। चुप हो जाओ, मेरी भी कुछ लगती थी यार वो। मुझे इसका शोक मनाने का मौका कब दोगे तुम लोग? वो बेबसी से बोला। भाई, अगर वो आपकी कुछ लगती थी तो आपके होते हुए वो मरी कैसे? रमल पीछे पूरी कुव्वत से चीखी। बस कर दो रमल, इधर आओ, शाबाश। अरशान जो भी बाहर से आया था, रमल को कंधों से थाम कर पीछे किया। रमल की चीखें हर फर्द को तरस खाने पर मजबूर कर रही थी। वह घुटनों के बल बैठी थी। वो सब हार गई थी। अरशान ने तड़प कर अपनी बहन को गले से लगाया। हनीफा ने आगे बढ़कर उसे उठाया और सहारा देकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। वारिस बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें खाना भिजवाती हूँ, आयज़ा ने उससे कहा। नहीं चची, शुक्रिया, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। वारिस की आवाज़ बहुत आहिस्ता थी और वो फिर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। बीजान, मेरी बात हुई है आवान से। आसमा इनके करीब आकर बोली। क्या कहा इसने? हंसा और खौला कैसी हैं? सारिया बेगम की आवाज़ बहुत नरम थी। हंसा ठीक है, मगर खौला को होश नहीं आ रहा, आसमा ने मायूसी से कहा। अल्लाह दोनों को जल्दी से जल्द शफा दे और अदीबा बेटी को जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन। सारिया ने अपने आंसू साफ किए। सुम आमीन। अल्लाह सबके दिलों को सब्र दे। सिद्रा ने भी तायद की। अवान, अब घर चलते हैं ना? हंसा ने बेचारी से कहा। डॉक्टर ने कहा है कि नुकसान फेस करना होगा, चंद दिन ठहर कर चलेंगे। अवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हमने अपना बच्चा खो दिया, अब इससे बड़ा क्या ही नुकसान होगा। सब कैसे हैं? मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। हंसा के चेहरे पर उदासी थी। किसका पूछ रही हो? अवान ने उसे जूस का गिलास थमाया। साहिर है, लड़कियों का, अमूमन सभी आ गए हैं। हंसा ने याद करते हुए पूछा। इन 2 दिनों में बारी बारी सारे लड़के आकर इससे मिल चुके थे।
सब कर रही थी, मैंने मना कर दिया। अवान ने लापरवाही से कहा और वारिस की कॉल रिसीव की। जब तक अवान बात कर रहा था तब तक हुंसा बुरा सा मुंह बनाकर जूस ख़त्म कर चुकी थी। वारिस आ रहे? पूछ रहा था कुछ चाहिए? अवान ने मोबाइल रखते हुए हुंसा को बताया। अदीबा भी आ रही हैं? हुंसा के चेहरे पर चमक आई। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। अवान ने रुख बदला और हुंसा की दवाइयाँ उलट पलट कर देखने लगा, जबकि हुंसा मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ नजरें जमाए हुए थी। नूरे, अब हमें अपने मामूल पर वापस आ जाना चाहिए, अदियान ने हनीफा से कहा, जो खामोशी से बालकनी की तरफ देख रही थी, जहाँ से आसमान और परिंदे आसानी से नज़र आ रहे थे। मैं रमल को छोड़कर कैसे जाऊँ? और मसला क्या है? चंद दिन और ठहर जाते हैं। हनीफा ने ठहर ठहर कर अपनी बात पूरी की। जैसे आपकी मर्ज़ी। फरमान कह रहा था कि इरशान को अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए, हमाया के लिए। अदियान ने बात का रुख बदला। मैं आज ताई और अम्मी से बात करूँगी। हनीफा ने हामी भरी। कैसा आज का गुजरा दिन फिर? अदियान मुस्कुराया। बस गुजर ही गया। आज मैं और रमल अदीबा के घर उसके कमरे में गए थे। चंद चीज़ें थी जो हम अपने साथ ले आए। हनीफा इस दौरान पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। ओह, कौन सी चीज़ें? आसिया भाभी ने इजाज़त दे दी? अदियान ने हैरानी से पूछा, क्योंकि वो आसिया की तबीयत से वाकिफ़ था। नहीं, कुछ ख़ास नहीं। और आपको पता है, आसिया और भाभी और भाई घर बेच रहे हैं। हनीफा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। पता है मुझे, और घर वारिस ले रहे हैं। अदियान ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ चीज़ें वारिस भाई के कमरे में रख दें। रमल ने, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें थीं। हनीफा ने कहा, ज़्यादातर वारिस की ही चीज़ें होंगी। उसने वारिस की बहुत सारी चीज़ें चोरी करके रखी हुई थी। अदियान ने हंसते हुए कहा तो हनीफा भी माजी को सोचकर हंस दिया। दामिर वारिस को दरवाजे से रुखसत करके वापस खौला की तरफ बढ़ा, जहाँ वो दुनिया माफिया से बेखबर लेटी थी। तामिर आहिस्ता से उसके पास बैठा। इन 2 दिनों में तामिर ने खौला से बहुत सारी बातें की थी, जिसका जवाब खौला ने एक बार भी नहीं दिया था। तामिर ने खौला को बहुत देर तक देखा, हाथ बढ़ाकर इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। खौला टस से मस ना हुई, वरना अब तक तो वो करंट खाकर अपना हाथ तामिर के हाथ से हटा चुकी होती। खौला, सिर्फ एक दफ़ा आंखें खोलो, मेरी हालत देखो। मेरी ज़िंदगी में तो पहली औरत है जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। अम्मी के इंतकाल के बाद आयज़ा अम्मी ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मुझे सायशा अम्मी से ज़्यादा इनसे मोहब्बत होगी। फिर उनके बाद रानैन मेरा सुकून बन गई। मायदा से ज़्यादा मुझे रानैन से मोहब्बत है। फिर मायदा मेरे लिए ख़ास होती गई। इन दोनों से पहले मुझे नूरे की तलाश थी, मगर कुछ अर्सा पहले मैंने नूरे को अपनी बहन समझा। इन चारों की बात मेरी ज़िंदगी में आ पाई। दुश्मन की बेटी। तामिर ज़रा सा मुस्कुराया। उस इंसान की बेटी जिससे मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत की है। कितना इत्तेफाक है ना, दुश्मन से इतनी नफ़रत और उसकी बेटी से उतनी ही मोहब्बत। तामिर ने खौला का हाथ अपने हाथ पर से उठाकर बेड पर रखा। वो बैठकर इजहार मोहब्बत कर रहा था। अगर वो होश में होती तो इस वक्त तो कहती, तामिर आप मजाक कर रहे हैं ना, मगर वो होश में नहीं थी और शायद कभी ना आएगी। तामिर इसकी बंद आँखों को देखने लगा। डॉक्टर के अल्फाज इसके दिमाग में घूमे। बेख्तियार उसने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखा और बेआवाज़ रोने लगा। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। एक तरफ खौला का दुख तो दूसरी तरफ अंदलीब के जाने का गम। अंदलीब इसके लिए बिल्कुल बहनों की तरह थी। उसने इन सब के बगैर किसी मतलब के बगैर मदद की थी इतने सालों से, और इन्हीं लोगों की खातिर उसने कुर्बानी भी दे दी थी अपनी। कैसी हैं आप भाभी? वारिस अवान से मिलता हुंसा की तरफ बढ़ा, जो मुसलसल उसे ही घूर रही थी। बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अंदलीब कहाँ है? खौला के पास। हुंसा ने बेकरारी से पूछा। वारिस ने एक झटके से अवान को देखा। वो दरअसल हनीफा रमल के साथ बाहर गई हुई थी, मैंने बताया नहीं इन्हें। वारिस ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, जबकि हुंसा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। क्या मतलब? उसे मेरी फिक्र नहीं है? एक दफ़ा कॉल नहीं की? हुंसा के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अवान, आपने भाभी को बताया नहीं कि अदीबा का मोबाइल ख़राब हो गया है? वारिस ने जल्दी से बात संभाली। हाँ, बताया था मैंने। अवान ने वारिस की हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, मुझे याद नहीं। खैर, आप लोगों का वलीमा कैसा गुजरा? हुंसा ने पुरजोश होकर पूछा। अच्छा गुजरा। आप लोग होती तो और अच्छा होता। वारिस के अंदर कुछ छन से टूटा था। हुंसा, नरसिंह, हम ज़रा तामिर के पास से आते हैं, ओके? अवान ने कहा। हाँ ठीक है, जाए। हुंसा ने पलकें झपकाई। वारिस और अवान बाहर निकले। वाकई ये बहुत मुश्किल था, वारिस ने बाहर आते ही कहा। इससे ज़्यादा मुश्किल तब होगी जो खौला भाभी को होश आएगा और दोनों घर जाएंगी। अवान ने जैसे सूरत हाल से आगाह किया हो। खैर, अब मैं चलता हूँ, आप दामिर की तरफ हो आए। वारिस ने अवान से हाथ मिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा।
शफक, हम वापस फ्लैट पर कब जाएंगे? हुमा ने बोरियत से मोबाइल बेड पर रखा। पता नहीं, अनकम्फर्टेबल हूँ मैं भी, शफक ने जवाब दिया। मेरे ख्याल से 3-4 दिन मज़ीद यहीं रहेंगे हम, माहिदा ने अंदाज़ा लगाया। हुमाया, तुम्हारी अरशान भान से बात हुई? राना ने अचानक से पूछा। सब हुमाया की तरफ देखने लगी। नहीं, मेरा तो आज हाल में ही सामना हुआ, मैं खुद से क्यों बात करूं? हुमाया ने रानैन को लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा खैर, ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम चारों फ्लैट चलकर किताबें वगैरह ले आएंगे। कल से यूनी कॉलेज भी सब जाने वाले हैं, रानैन ने कहा। मैं नूरे भाभी के पास जा रही हूँ, हुमाया पैरों में चप्पल डालते बोली और बाहर निकली। पीछे तीनों एक दूसरे को देखने लगी। वो सब बहुत बोर हो रही थी। वारिस घर आ चुका था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इसका दिल किया वापस चला जाए। सारी चीज़ें शादी वाली रात जैसी ही थी। एक तकिया भी इधर से उधर नहीं हुआ था। हाँ, इस सोफे पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। वारिस ने पलटकर दरवाज़ा बंद किया। आस्तीन ने चढ़ाई और पहले बेडशीट चेंज की। कुछ फूल थे जो अब मुरझा चुके थे। उसे उठाकर एक तरफ रखा, फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे तोहफे पर गई। वो अदीबा के मुंह दिखाए के तोहफे थे। सफ़ेद चूड़ियाँ, सफ़ेद झुमका और एक बहुत ही खूबसूरत सा सेट। वारिस ने वो चीज़ें उठाई और अलमारी के अंदर रखी। उसकी नज़र अलमारी के उस हिस्से पर गई जहाँ अदीबा के जोड़े हैंगर पर लगे थे। यह बारात वाले दिन हनीफा और रिमल ने सेट किए थे। वारिस ने अलमारी बंद की और ड्रेसिंग टेबल के करीब गया जहाँ उसके सामान से ज़्यादा अदीबा की ज्वेलरी थी, जो इस रात वो जल्दी जल्दी में उतार कर गई थी। काश तुम ना जाती। वारिस ने उसे भी समेटा और वापस अलमारी में रखा। ड्रेसिंग टेबल के पास सोफ़ा था जहाँ पर अदीबा के सैंडल और इसका लहंगा पड़ा था। ये भी एक इंतहा थी। उफ। वारिस मुस्कुराकर उससे समेटने लगा। इस सब से फारग हुआ तो अपने कपड़े निकाले और शावर लेने चला गया। अब कमरा पहले जैसा लग रहा था, बस इस कमरे में अब अदीबा की एक आहट थी जो सिर्फ वारिस को महसूस होने वाली थी। रमल, मेरी बात सुनो ज़रा। हनीफा ने उसे नीचे जाते देखा तो अपनी तरफ बुलाया। हाँ बोलो। रमल उसके सामने, मगर हनीफा उसके कमरे की तरफ बढ़ी। रमल भी उसके पीछे अंदर आई। तुम वारिस भाई को ये क्यों इल्ज़ाम दे रही हो? हनीफा ने आंखें छोटी करते रमल से पूछा। वो चाहते तो अदीबा को बचा सकते थे, रमल ने सामने देखते हुए जवाब दिया। क्या मकतूब लफ्ज़ भूल गई हो? दीबो की मौत ऐसे ही थी, फिर ज़रूरत क्या है किसी को मुजरिम ठहराने की, वो भी इसके शोहर को? हनीफे ने उसका चेहरा अपने सामने किया। मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है उसे अभी नहीं मरना था। वो किसी और की जगह चली गई है। काश मैं वहाँ ना आती। रमल अदीबा के बाद हर छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती थी, मगर खैर ये छोटी बात ना थी, खासकर रमल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बस यही काश लेकर बैठी हो तो क्यों छोड़कर आई फिर तुम? हनीफा ने उसे खुद की तरफ देखने पर मजबूर किया। तो क्या वो मेरी वजह से मरी है? रमल ने हनीफा की आंखों में देखा। मैंने ऐसा कहा नहीं ना रमल, वो किसी की वजह से नहीं मरी। ये मकतूब था। अभी मैं मर सकती हूँ या फिर तुम भी, तो क्या हम इल्ज़ाम एक दूसरे को देंगे? जवाब दो। हनीफा बारीकी से रमल को समझाना चाह रही थी। भाई से माजरत कर लूँगी। रमल को समझ आ चुकी थी। अभी जाओ। और हाँ, मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हें नहीं छोड़कर आना चाहिए था उसे, हनीफा ने कहा। रमल कुछ देर उसे तकती रही, फिर बाहर निकली। अब इसका रुख वारिस के कमरे की तरफ था। बात सुनो। अरशान ने हुमा को देख लिया था जो अब वापस पलट चुकी थी। जी, हुमा पलटे बगैर बोली। मुझसे छुप रही हो? अरशान उसके सामने है। नहीं, बल्कि हाँ, ऐसा काम ही किया है कि छुपना पड़े, हुमाया ने तंज़ी अंदाज में जवाब दिया। किधर जा रही हो? अरशान ने इसकी बात को इग्नोर किया। आपसे मतलब? हुमाया ने गुस्से से कहा, क्यों बेवजह अरशान का रास्ता रोकना इसे नागवार गुजरा था। क्या हो रहा है इधर? रमल की आवाज़ पर दोनों ने उसे देखा। कुछ नहीं, मैं हुमाया से कह रहा था चाय के लिए, अरशान ने सफ़ेद झूठ बोला। हुमाया हैरानी से अपने झूठे शोहर को देखने लगी। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? हुमा जाओ तुम, रमल ने संजीदगी से कहा तो वो चली गई। अब अरशान रमल को घूर रहा था। मैं इससे बात कर रहा था। अरशान ने रमल को गुस्से से देखा। हटो सामने से। रमल ने उसे हाथ से दूर किया और 2 कदम चलकर वारिस के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चली गई। अरशान बस उसे देखता रह गया और दिल में सोचा कि काश ये मेरी बहन ना होती तो मैं इसका कत्ल खुद अपने हाथों से करता। उसे इतनी मुश्किल से हुमाया से बात करने का अच्छा मौका मिला था जो रमल की वजह से अरशान के हाथ से चला गया था। हुमाया बेटी, ये चाय अरशान को दे आओ। फरहत बेगम ने उसे किचन में आते देखा तो फ़ौरन उसकी तरफ कब बढ़ाया। अच्छा हाँ बेटा, बल्कि अपने लिए भी ले जाओ। फरहत ने उसके हाथ से कप लेकर ट्रे उठाई और 2 कप रखकर उसे ट्रे थमाई। नहीं, मैं चाय नहीं पी रही, हुमा ने इनकार कर दिया। बेटा चाय तो बहाना है, आप दोनों बैठकर बात कर लो। फरहत ने इसके गालों को हाथ से थपथपाया और पलटकर अपना काम करने लगी।
ہمایہ زبردستی مسکراہٹ لیے باہر نکلی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر لڑکیوں سے پوچھے بغیر سب فیصلے خود کیوں کر لیتے ہیں۔ کیا ہوا رمل، کچھ بولنا ہے؟ وارث اسے خاموشی سے کھڑا دیکھ کر بولا۔ بھائی میں آپ سے سوری کرنے آئی ہوں۔ رمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وارث کے پاس گئی۔ تم حق پر ہو، پھر معافی کیسی؟ وارث نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں غلط ہوں، آپ پلیز کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ رمل کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ اس کی ہتھیلی پر گرا۔ یہ اچھا ہے، رو کر ہتھیار ڈال دو۔ وارث نے ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ مزید رونے لگی۔ بھائی، ادیبہ کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا، ابھی تو اس کو آپ کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اس کے خواب تو ابھی پورے ہوئے تھے۔ رمل نے روتے ہوئے کہا۔ جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا بھائی کی جان، صبر کرو، اللہ کو جو منظور تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ وارث نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اسے خود سے دور کیا۔ آپ نے معاف کر دیا نا مجھے؟ رمل نے آنسو پونچھے۔ بالکل، اچھا اب رونا بند کرو۔ وارث نے مسکرا کر کہا۔ بھائی، وہ کچھ چیزیں ہیں جو ادیبہ ولیمے کے بعد آپ کو دینے والی تھی۔ رمل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی دیکھ لوں گا، وارث نے کہا۔ میں چلتی ہوں، رمل بولی۔ وارث نے اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا اور صوفے سے شاپر چیزیں اٹھا کر بیڈ پر آیا۔ جب ڈائری اس کے ہاتھ لگی تو اس نے حیرانی ظاہر کی اور اس کے بعد دیکھنے کے لیے ایک طرف کیا، اور اب چھوٹا والا شاپر کھولا۔ وہاں پر وہی چوڑیاں تھیں جو وارث نے اسے دی تھی، اندلیب کو۔ شاپر سے 2 باکس نکالے جن پر ربن لگا تھا۔ وارث نے وہ دونوں باکس کھولے اور ایک میں گھڑی تھی، دوسرے میں بریسلیٹ، جو شاید اس نے اپنے لیے لیا تھا۔ اس پر بہت باریکی سے لکھا تھا، وارث کی ادیبہ۔ وارث بے اختیار مسکرایا۔ یہ لڑکی واقعی دلچسپ تھی۔ دوسرا شاپر دیکھا تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک ساتھ سب بیڈ پر گرائے اور گہری سانس خارج کر کے دیکھنے لگا۔ اب وہ بس حیران ہو رہا تھا۔ اسے یاد ہے کچھ سال پہلے اس کا پارسل آیا تھا جس میں اس نے گھر کی لڑکیوں کے لیے ہیئر بینڈس منگوایا تھا، عاتقہ کی فرمائش پر۔ اسے سب کو ایک ایک دیا تھا۔ ادیبہ بھی وہیں تھی تو وارث نے اسے بھی دے دیا تھا، جو آج تک اس نے سنبھال کر رکھا تھا۔ تو وہ مسکراتا ہوا باقی چیزیں دیکھنے لگا۔ اب اس کی نظر 2 گھڑیوں پر پڑی جو شاید اس کی تھی، یقیناً اسی کی تھی۔ یہ ادیبہ نے کہاں سے لی؟ وارث کو یاد نہیں آیا۔ تیسری چیز وہ تھی جس کو دیکھ کر وارث کو زیادہ جھٹکا لگا۔ یہ وارث کا رومال تھا، وہ بھی ایک نہیں پورے 4۔ وارث کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کی چیزیں سب سے الگ ہوتی تھیں۔ وارث نے اب ایک موبائل کا کور اٹھایا۔ اف یار، وارث ذرا سا ہنس دیا۔ یہ اس نے نیا کور لینے پر نیچے حال میں ہی پھینک دیا تھا۔ ادیبہ نے کتنی حفاظت سے رکھا تھا۔ ادیبہ، وارث نے اس بار اپنی پاکٹ اٹھائی جو کور ہی کی طرح نئی لینے پر پھینک دی گئی تھی۔ اب ایک آخری چیز تھی، ایک لفافہ۔ وارث نے اسے کھولا۔ اس میں 25 سے 30 تصویریں موجود تھیں جو وارث کی تھیں، اور کیسے اب کب لی گئی تھی یہ وارث کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو وارث کے پاس تو کیا بلکہ کسی کے پاس موجود نہ تھیں۔ اسے ساری چیزیں ایک نظر دیکھی اور مسکرا کر ہولے سے کہا، چور کہیں کی۔ وارث نے اب ساری چیزیں سمیٹ کر ڈائری تھامی اور بیڈ پر جا لیٹا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ڈائری کھولی۔ وہاں پر ادیبہ کا نام لکھا تھا۔ وارث ڈائری پڑھتا گیا اور ماضی میں چلا گیا۔ ارے آ جاؤ، ارشان نے ہما کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر کہا۔ نہیں، یہ چائے لے لیں آپ۔ ہما نے ٹرے آگے کی۔ تمہارا بھی کمرہ ہے، اندر آ جاؤ، میں 2 کپ تو نہیں پیتا۔ ارشان بولا تو مجبوراً ہما اندر آئی۔ یہ میرا کمرہ نہیں ہے۔ ہما نے چائے ٹیبل پر رکھی۔ بخدا اب تم یہ کہنے والی ہو کہ تم میرے نکاح میں نہیں ہو؟ ارشان نے آنکھیں نکالی۔ بحث مت کرے مجھ سے۔ ہما نے اپنا کپ اٹھایا۔ ناراض ہو؟ ارشان صوفے پر بیٹھا۔ جی، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہما کی آواز پر آئی۔ سوری ہما، میں اس دن آیا تھا، تم چلی گئی تھی۔ ارشان نے معذرت کے ساتھ وضاحت بھی پیش کی۔ اور بھی راستے تھے رابطے کے۔ ہومنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کہاں سے؟ یوٹیوب سے یا تمہارے بھائیوں کے فلیٹ سے؟ ارشان بدمزہ ہوا۔ آخر کہاں اس نے لڑکیوں کے نخرے اٹھائے تھے؟ باقاعدہ رشتہ لاتے۔ ہما شرمندہ نہیں ہوئی۔ اچھا، اب آگے کا سوچیں تو بہتر ہے۔ ارشان نے بات ختم کی۔ ٹھیک ہے، مجھے طلاق چاہیے پھر۔ ہما نے دوبدو جواب دیا۔ ہمایہ، میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں، زیادہ ترانے کی ضرورت نہیں، طلاق نہیں دے رہا میں۔ ارشان کو تب چڑھی۔ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ میری بھی مرضی ہے۔ ہما نے چائے کو کھورا جو ابھی بھی ویسے ہی رکھی تھی۔ اس میں تو میں تمہیں اجازت دینے سرا، بہتر ہے کسی اور چیز میں مرضی چلا لو۔ ارشان نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ خود کو سمجھتے کیا ہو تم؟ ہما باپ سے تم پر آ گئی تھی۔ وہی جو ہوں، تمہارا مجازی خدا۔ ارشان کا جواب حاضر تھا۔ مجھے تم سے لگاؤ نہیں ہے، اس بچے سے، اس لیے تم رشتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہو، ہما نے غرا کر کہا۔ ہاں ہے تو، ارشان نے فرصت سے جواب دیا۔
मैं जा रही हूँ, ऑफिस से आने का टाइम हो गया है सबका। हुमा खड़ी हुई। इतनी जल्दी कौन आता है? अरशान ने घड़ी देखी जहाँ 5 बज रहे थे। आपको क्या पता होगा, निकम्मी जो ठहरे, हुमा ने जताने वाले अंदाज में कहा और बाहर निकली। पर्सनल ताने देती है ये, अरशान ने सदमे से कहा, फिर चाय पीने लगा। दूसरा कप अभी वैसे ही पड़ा था। फरमान ऊपर ही जा रहा था कि इसका सामना हुमा से हुआ है। वो उसे देखकर रुकी। अस्सलाम वालेकुम भाई, चाय लाऊं? हुमा ने बहुत आस से पूछा। वालेकुम सलाम। फरमान गौसीली नज़रों से उसे देखता आगे बढ़ा। अल्लाह कैसी आजमाइश है ये। हुमा ने बेख्तियार अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। नाज, तुम क्लासेस कब से ले रही हो वापस? राहिल ने नाज को अपनी तरफ मतवज्जो किया। पॉसिबल नहीं है इधर, क्योंकि मगरिब के बाद जाना है और मस्जिद दूर भी है। नाज ने मुँह बनाया। तो तुम्हें सबसे क्या, मैं ले जाऊँगा? राहिल ने हल पेश किया। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नाज चहकी। अच्छा नाज, हम वापस कब चलेंगे यार? राहिल बेड पर उल्टा लेटा। ताई अम्मी ने कहा खौला आप इंशाल्लाह जब घर आ जाएंगे फिर सारे मामले पर बात होगी, फिर सब वापस जाएंगे। नाज ने फरहत बेगम की बात याद करते हुए राहिल को समझा। तो नाज, मैं क्यों रहूं? फैमिली मैटर में मेरा क्या काम? राहिल बेबसी से बोला। चुपचाप पढ़ रहे हैं आप भी? नाज ने घूरा। मैं अर्श के पास जा रहा हूँ। राहिल आतिका को अंदर देखकर उठा। अरे मैं बस अपने नोट्स लेने आई थी, आप बैठे भाई, आतिका ने फ़ौरन कहा। नहीं मैं बस जा ही रहा था। राहिल उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालता बाहर निकला। आप ही भाई हैं और केयरिंग, ऊपर से हैंडसम भी। आतिका अपने टेबल की तरफ बढ़ी। हाँ है तो, ज़्यादा ना बोला करो, नाज होश में आती बोली। हर वक्त बड़े होने का रोग, आतिका ने नाक चढ़ाई। आज बिलाखिर हुंसा को अवान घर ले आया। फरहत बेगम की बहुत इसरार पर वो फ्लैट नहीं गया। हुंसा बहुत बेहतर थी, खुशदिली से सबसे मिली और आयज़ा के गले लगकर रो दी। उसे अपने बच्चे का बहुत गम था। बहुत मुश्किलों से आयज़ा से दूर हुई और हनीफ़ा के कहने पर सोफ़े पर बैठी। बारी बारी सबने उसे खुशामदीद कहा। हुंसा, अब तुम आ गई हो ना, तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फरमान ने पीछे से सरगोशी की तो हुंसा मुस्कुराहट रोके उसकी तरफ रुक करके बैठी। अच्छा, कौन सी बात है? हुंसा ने भी उसी के अंदाज में कहा। चंद लोगों की नज़र हुंसा पर थी तो चंद लोग बातों में मसरूफ़ थे। यही बात कि अवान कहाँ कहाँ घूमता फिरता है। तोबा तोबा, इतनी इसकी दोस्तें हैं, पूछो मत। फरमान ने कानों को हाथ लगाया। झूठे, तुम्हारा अलग से हिसाब होगा। सारी रात सारा दिन तो मेरे साथ होता था। हुंसा ने फरमान को थप्पड़ रसीद किया। वो हंसते हुए सीधा खड़ा हुआ। यकीन भी कर लिया करो कभी, फरमान ने धीरे से कहा। मेरा शौहर मेरे साथ मुखलिस है। वैसे ये तरकीब तुम्हें खोला पर आजमाना काम आएगी, हुंसा ने मशवरा दिया। गुड आइडिया, फरमान ने अबरूज खाकर कहा तो वो हंस दी। अंतलीब का है? वो एक नज़र सबको देखकर बोली। बेटा आराम कर लो पहले, फरहत बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। जी शुक्रिया आंटी, मगर अंतलीब है किधर? खबर लूँगी उसकी। मजाल जो मोहतरमा ने काल या खुदा ने की जहमत की हो। हुंसा ने उठते हुए कहा। आप ही वो अपने घर गई है, आएगी तो आपको भेज दूँगी। रमल ने मुस्कुराकर हुंसा से कहा। क्या वारिस भाई, आप साथ नहीं गए उसके? हुंसा ने वारिस से पूछा। नहीं भाभी, मुझे साथ नहीं ले गई, वारिस ने मुस्कुरा कर कहा। सबने वारिस का चेहरा देखा जिस पर से मुस्कुराहट गायब थी। रात खाने के बाद हुंसा को सबने हाल में ही बिठा दिया था। इन सब का मकसद अदीबा के बारे में बताने का था। बेटा हुंसा, जिस दिन आप अस्पताल गई थी ना? फरहत खामोश होगी। जी क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ था? हुंसा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। उस दिन अंदलीबी रमल के साथ तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर गई थी, आयज़ा ने फरहत के अल्फाज पूरे किए। अगली बात सच ना हो, हुंसा ने संजीदगी से सबकी नम आंखें देखकर कहा। समीर ने अंतलीब को मार दिया। अवान ने आंखें बंद ही रखी थी। इसकी आवाज़ पर सब ने उसकी जानिब देखा। अवान, ये झूठ है, मुझे क्यों नहीं बताया गया? हुंसा खड़ी होकर अवान के सामने गई। यही सच है हुंसा, बेहतर है कबूल करो, अवान ने जब्त करते हुए कहा। अंदलीब नहीं मर सकती, हरगिज़ नहीं। नहीं, उसे प्रैंक किया मेरे साथ, मैंने कहा ना वो नहीं मर सकती। हुंसा धीरे रमल की तरफ ही चीखने लगी। अवान ने उसे थामना चाहा मगर वो मज़ीद पीछे हुई। वो अब अपने बाल नोचने लगी। वो चीख रही थी और फिर ज़रा सी देर में वो बेहोश हो चुकी थी। सैन ने डॉक्टर को कॉल किया और बाहर निकला। अदियान, मुझे आप ही की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कैसी होंगी। हनीफ़ा बेड की दूसरी तरफ बैठते हुए बोली। अभी चलकर देखते। अदियान ने नींद से भरी आवाज़ में जवाब दिया। आप उठे पहले, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। हनीफ़ा ने अदियान के सर के नीचे से तकिया खींचा तो वो मुँह बनाकर उसे देखने लगा। रमल, अंदर आ जाओ, अफनान ने दरवाजे पर हाथ रख कर पूछा। आ जाओ, रमल ने इजाज़त दी। क्या कर रही हो?
افنان اندر آتے بولا۔ ڈانس دیکھ نہیں رہا، بال بنا رہی ہوں۔ رمل نے پلٹ کر خفگی سے جواب دیا۔ تمہاری نظر میں شور کی عزت بھی آئی یا نہیں؟ افنان بیڈ پر گرتے ہوئے بولا۔ کون شور؟ اچھا تم؟ رمل نے جان بوجھ کر اداکاری کی۔ چلو آج کہیں باہر چلیں، افنان نے اصل بات کی جس کے لیے وہ آیا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اور تم کیا پڑے ہوئے ہو سسرال میں؟ اپنے گھر کب جاؤ گے؟ رمل نے دوبارہ پلٹ کر پوچھا۔ زیادہ بہت بولو، ممانی سے شکایت لگا دوں گا میں۔ افنان نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ اور اب چلو باہر جاؤ۔ رمل نے شیشے سے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ہم آج شام کو پارک جائیں گے۔ افنان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میری دوست مر گئی اور تمہیں سیر سماٹے کی پڑی ہے؟ رمل نے غصے سے کہا اور ہائی برش ٹیبل پر پٹخ دیا۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس، نہیں جانا تو ٹھیک ہے۔ افنان نے اسے کندھے سے تھاما۔ سوری، میں زیادہ بول گئی۔ رمل نے فوراً معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، مگر رمل سب کے ساتھ میرا بھی خیال کر لیا کرو۔ افنان کے چہرے پر ملال تھا۔ رمل نے نظریں چرا لیں۔ ٹھیک، کر لوں گی۔ رمل نے نظریں نیچے ہی رکھی۔ تو میں رخصتی کی تاریخ لے لیتا ہوں، افنان نے شرارت سے کہا۔ دفع ہو، اس لیے بات نہیں کرتی، فوراً پھیل جاتے ہو تم۔ رمل نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ افنان کا کہا پورے کمرے میں گونجا۔ مذاق کر رہا ہوں، اچھا 2 لفظ اظہار محبت بھی بول دیا کرو۔ افنان نے آج رمل کو تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ نکلو ورنہ میں اپنے بھائیوں کو آواز دے دوں گی۔ رمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ میرے پاس پختہ ثبوت، نکاح کے کاغذ۔ افنان نے کالر جھاڑا۔ ہاں ہاں چلو نکلو۔ رمل ہنس دی۔ جا رہا ہوں۔ افنان پلٹا۔ اثر کے بعد چلیں گے پارک؟ رمل نے آواز دی۔ شکریہ عمل کا عالیہ۔ افنان نے گھوم کر سر جھکایا۔ رمل مزید ہنس دی۔ افنان دروازے کی طرف بڑھا۔ اچھا سنو، رمل نے دوبارہ افنان دی۔ افنان رکا مگر مڑا نہیں۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ افنان نے محسوس کر لیا تھا کہ رمل اس کے قریب آ رہی ہے۔ افنان، سینس یور روم، رمل نے ترکی زبان میں کہا۔ افنان کو کچھ بولنے سے پہلے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اور ہنس دی۔ افنان اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، وہ حیرانی سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ رمل وین سینس چوکس یور روم، افنان نے آہستہ آواز میں ترکی میں جواب دیا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رات کے کھانے پر روز کی طرح بڑا سا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ فرحت عائزہ نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عائزہ نے دل سے دعا کی، یا اللہ یہ سب ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے ساتھ رہیں۔ یہاں ہر رشتے سے پہلے ایک رشتہ تھا، دوستی کا رشتہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ دوستی ہمیشہ آباد رہنے والی تھی۔ ادیبہ اور دلیم کا غم ہمیشہ زندہ اور تازہ بن کر سب کے دلوں میں رہنے والا تھا، مگر سب اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا خود بخود جانتے تھے۔ کچھ دن بعد تائی امی، خولا آپی کا کمرہ سیٹ ہو گیا، عاتکہ نے فرحت کو اطلاع دی۔ اچھا ٹھیک ہے، فرحت نے جواب دیا۔ شکر ہے بھابھی، اسے ہوش آ گیا، میں نے جیسے ہی صبح اپنا ان سے سنا تو فوراً آ گئی، ماورا نے افسوس سے کہا۔ ہاں مجھے بھی دامر کی فجر کے بعد کال آئی تھی، وہ رو رہا تھا، میرا تو دل حلق میں آ گیا، مگر اس نے خولا کی ہوش میں آنے کی خوشخبری دی۔ عائزہ بھی بولی، بس اب سب ٹھیک ہو، بچے رول گئے ان سب میں، فرحت نے اداسی سے کہا۔ انشاءاللہ اب سب ٹھیک ہوگا، عائزہ نے یقین سے کہا۔ اچھا میں نے ساریہ خالہ سے بات کر لی ہے، وہ لوگ مزید ہیں کہ سب کچھ وہیں سے ہی ہوگا، فرحت بیگم کو یاد آیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اب ہما اور انن دونوں اپنے اپنے گھر سے ہی رخصت ہوں تو یہ تو اچھی بات ہے، ماورا نے ساریہ بیگم کی تائید کی۔ ہاں مگر یہاں سے جانا ساتھ سامان بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے، فرحت نے منہ بنایا۔ آپ کی عدت میں بھی بس چند ہفتے رہ گئے، پھر تیاری کرتے ہیں گاؤں جانے کی، مائدہ نے کہا۔ ہاں اچھا میں ذرا ہنسا کو دیکھا، اسے ناشتہ کیا یا نہیں، عائزہ نے فکر مندی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ادیبہ کے بارے میں اب خولا کو پتہ چلے گا، یقیناً وہ ہنسنا کی طرح ہی واویلا مچائے گی۔ فرحت بیگم نے افسوس سے کہا، اللہ اسے اور ہم سب کو صبر دے، خاص کر وارث کو۔ ماورا نے دل سے دعا کی۔ آمین۔ سفیر کی وجہ سے میری چاروں بچوں نے بے وجہ اتنا سب جھیلا ہے، فرحت نے نم آنکھوں سے کہا۔ یہ تو ہے، ویسے وارث کب آیا؟ ماورا نے پاس رکھے تکیے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تو فجر سے پہلے ہی ذرا آیا، سو رہا ہوگا، فرحت نے وارث کی واپسی کیا بتایا۔ دونوں کے درمیان یوں ہی باتیں چل رہی تھیں۔ خولا دروازے پر کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی، یہ سب بہت خوبصورت تھا، وہاں سب موجود تھے، سب نے باری باری خوش آمدید کہا، وہ بس مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ اسے ڈائریکٹ کمرے میں لے جا کر دامر نے لٹایا دیا۔ کمرہ بھی بھرا ہوا تھا، فرحت، ماورا اور عائزہ کے علاوہ وہاں سب موجود تھے۔ ہمایوں اور انن سب کے لیے چائے لے کر اندر داخل ہوئے۔ کیسی ہو ہما؟ ٹھیک ہو؟ خولا نے مسکرا کر پوچھا۔ ارشان نے کنکھیوں سے اسے خولا کے پاس آتے دیکھا۔ بالکل ٹھیک آپی، آپ کیسی ہیں؟ ہما اس کے بائیں جانب آ کر بیٹھی۔ اللہ کا شکر، خولا مسکرائی۔ آپی
آپ کو لگ بھگ 3 ماہ بعد ہوش آیا؟ ناز کے چہرے پر اداسی آئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے بس میں ایک دن رہ کر واپس آئی ہوں۔ خولا نے حیرانی ظاہر کی۔ تامر نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور دل میں کہا، مجھ سے پوچھو یہ کس قدر پہاڑ دن بن گئے گزرے ہیں میرے لیے۔ دامن نے اس کا مسکراتا چہرہ دوبارہ دیکھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں فلیٹ پر چلنا چاہیے۔ اوان نے سب کی توجہ اپنی طرف کی۔ اوان، کوئی مسئلہ ادھر؟ وارث نے پوچھا۔ ارے نہیں، اوان نے فوراً کہا۔ تو فلیٹ بھول ہی جاؤ، وارث نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، ہم کل ہی واپس جائیں گے، عدیان نے وارث کو انکار کیا۔ بہتر ہے یہ فیصلہ امی کریں، وارث نے بحث ختم کی۔ ادیبہ کہاں گئی ہے؟ بالآخر خولا نے وہ سوال پوچھ لیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حنزہ نے اندر تک خود کو پرسکون کیا، یہ وقت اس نے بھی گزارا تھا۔ آ جائے گی تھوڑی دیر میں، حنزہ نے جواب دیا۔ چلیں پھر سب باہر نکلے۔ اوان کھڑا ہوا تو باری باری سب خولا کی جانب دیکھتے باہر نکلے۔ تم کہاں؟ عدیان نے دروازے پر دامر کو روکا۔ کیا مطلب؟ میں بھی ساتھ آ رہا ہوں، دامر نے اسے گھورا۔ ارے میں بس جا رہی ہوں، تم رکو، پیچھے سے حنزہ نے آواز دی اور خولا سے کچھ کہتی باہر نکلی۔ دامر نے دروازہ لاک کیا اور خولا کے سامنے آ بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ؟ دامر نے ابروج کا، دونوں کی نظریں ملی۔ خولا نے نظروں کا رخ بدلا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم نے تھکا دیا اتنے دنوں میں، دامر مسکرایا۔ کتنے دنوں میں؟ خولا نے پوچھا اور اسے دیکھا۔ 3 ماہ 26 دن 7 گھنٹے اور 37 منٹ، دامر نے 2 ٹوک جواب دیا۔ خولا آنکھیں نکالے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کاپی ساتھ قلم ساتھ رکھتے تھے، خولا نے حیرانی ظاہر کی تو مگر چہرے تک نہ آنے دی۔ اب کیسی ہو؟ بہتر فیل کر رہی ہو نا؟ دامر نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ ہاں بس سر میں ذرا سا درد ہے، خولا نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اتنے کفایتی انسان سے کیا چھپاتی؟ لاؤ دبا دو، دامر راستے نے چڑھاتا اٹھ کر دوسری طرف آیا اور خولا کے پاس بیٹھا۔ خولا ذرا سے نیچے ہوتی ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر گئی۔ دامر نے آہستہ سے اس کا سر دبانا شروع کیا۔ وارث جب پولیس اسٹیشن سے گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو اسے ایک چھوٹی سی بچی اپنی گاڑی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وارث نے آس پاس دیکھا مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ نوید اور کچھ انسپکٹر وارث کے قریب آئے۔ یہ کون ہے؟ حمزہ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ پتہ نہیں، وارث ابھی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ کتنی پیاری ہے، مگر اسے لایا کون؟ نوید نے اشتیاق سے پوچھا۔ اتنی چھوٹی ہے، کیا ہی بتائے گی، شاید اس کے پاس کچھ ہو۔ نعیم نے اندازہ لگایا تو حمزہ نے اس کی پیاری سی چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اس نے کیپ لگائی ہوئی تھی۔ جب وارث کی نظر کیپ پر پڑی تو اس نے اس کی کیپ اتاری۔ اس میں کاغذ تھا۔ حمزہ اس لڑکی کو گود میں لیے کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ وارث کی جانب بڑھا رہی تھی، شاید اپنی کیپ وارث کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے۔ آپ کا نام کیا ہے شہزادی؟ نوید نے اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں پکڑی۔ کیسے بولے گی یہ؟ حمزہ نے نوید کو گھورا۔ آئی تھنک 7-8 ماہ کی ہے، حمزہ نے اندازہ لگایا۔ نہیں، 1 سال کی، شعیب نے اپنا اندازہ لگایا۔ خاموش ہو جا دونوں، وارث نے سب کو ڈپٹا اور کاغذ سامنے کیا۔ شعیب نے پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، میرا نام مائلہ ہے، یہ میری بیٹی ادیبہ ہے۔ میں اس بچی کو نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس بچی کا باپ کچھ ماہ پہلے شہید ہو چکا ہے۔ جی، یہ میری اور شہروز کی بیٹی ہے۔ میرے سسرال والے مجھے رکھنے پر راضی نہیں اور میری فیملی میری دوسری شادی پر زور دے رہی ہے، اور جہاں شادی لگی ہے وہ لوگ بچی کو نہیں رکھیں گے۔ میں اس بچی کو یتیم خانے میں نہیں رکھ سکتی۔ لڑکی ساتھ کو کہاں لے جاؤں؟ اب یہ آپ کے حوالے۔ شکریہ، مجھے تلاش نہ کریں پلیز۔ عجیب ہے یہ، حمزہ نے منہ بنایا۔ کچھ ماہ پہلے تو شہروز نے مٹھائی کھلائی تھی، شعیب نے افسوس سے کہا۔ پھر کیا کریں اس گڑیا کا؟ حمزہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں لے لوں اس کو؟ وارث نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ فی الحال کے لیے لے جاؤ، بعد میں دیکھیں گے۔ حمزہ نے کچھ سوچ کر اسے دیا۔ وارث سب سے ملتا گاڑی میں بیٹھا اور اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ یہ اتنی جلدی کیوں چلا گیا؟ شعیب نے پوچھا۔ اس کی بیوی کا نام ادیبہ تھا، نوید نے جواب دیا۔ اوہ صحیح، شعیب مسکرایا۔ ایک ایک کر کے سب اپنی اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ مگر بیٹا تم کسی بچی کو گود لے سکتے ہو؟ فرحت شفق کو گود میں بیٹھی نمنی ننی جان کو دیکھ کر وارث سے بولی۔ امی میں دیکھ لوں گا، بس میں نے فیصلہ کر لیا یہ بچی میں اڈاپٹ کر رہا ہوں۔ وارث نے مسکرا کر اسے دیکھا، اسے وہ چھوٹی ادیبہ ہی لگ رہی تھی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی، اللہ اس رشتے میں برکت دے۔ عائزہ نے بات ختم کی۔ وارث بھائی، اسے کچھ دن میرے پاس رہنے دیں، یا ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ آخر حنزہ نے اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ سوری، مگر میں اسے نہیں دے سکتا۔ آپ جب چاہیں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں، مگر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ وارث نے تحمل سے جواب دیا۔ حنزہ پلکیں جھپکائے بغیر خاموشی سے اوان کو دیکھنے لگی۔ پھر سب ادھر ادھر ہو گئے۔ رات کے کھانے میں ابھی بھی وقت تھا۔
वारिस भाई के पागल हो गए हैं, वो कैसे संभालेंगे किसी बच्ची को? रमल खफकी से बोली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर उन्होंने फैसला कर लिया, बल्कि बाकायदा अडॉप्ट भी कर लिया। चंद कागजात का ही मामला रह गया। हुंजा ने कल रात अवान की कही बात दोहराई। और इस लड़की की माँ से भी बात हो चुकी है, वारिस भाई और अम्मी दोनों की। खौला ने इजाफा किया। अच्छा हुमा, तुम आज जा रही हो ना डॉक्टर के पास? हनीफा ने सेब काट कर खौला की तरफ बढ़ाया। जी भाभी, हुमा ने आहिस्ता से जवाब दिया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? खौला ने फिक्रमंदी से पूछा। एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं गई तो मैंने ही कहा है कि चली जाए। हुंजा ने हुमा की तरफ देखकर कहा। कब जाना है, किसके साथ जा रही हो? रमल ने सवाल किया। 11 बजे डॉक्टर आएंगी, हुंजा आपी के साथ। हुमा ने नजरें झुकाए जवाब दिया। अरशान को बोल दो, बल्कि मैं कह देती हूँ। रमल ने मोबाइल उठाया। अरे कोई ज़रूरत नहीं, कोई देख लेगा तो खामख्वाह बात बनेगी। शफक ने फ़ौरन मना किया। कुछ नहीं होगा, तुम कॉल मत करो रमल, मैं खुद जाती हूँ। खौला दुपट्टा दुरुस्त करती बेड से उठी और बाहर निकल गई। अरशान इनकार ना कर दे, हनीफा ने खदशा जाहिर किया। ऐसे कैसे करेगा, ये इसका भी बच्चा है, जिम्मेदारी अकेले हमें हुमा की तो नहीं। रमल ने सेब का टुकड़ा मुंह में रखा। वैसे खैर सब ठीक हो गया, गाँव में भी ज़्यादा मसला नहीं हुआ। हुंजा ने मुस्कुराकर हुमा को देखा। फरमान भाई अब तक नाराज़ है मुझसे। हुमा की आंखें नम हो गई। तुमने जाकर इनसे बात की? मायदा ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। मैं ज़रा रानैन की हेल्प करवा दूँ। हुमा ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई उठी तो उसके पीछे शफक और मायदा भी चली गई। हनीफा, तुम्हारे क्या हाल है, कैसे गुजर रही है ध्यान के साथ? हुंजा हनीफा की तरफ मतवज्जो हुई। इतना सब कुछ हुआ है अभी, बस गुजर ही रही है। हनीफा के चेहरे पर उदासी उतर आई। अंदलीब का जाना हम सबको तोड़ गया है, मगर तुम्हें और अमल को ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। हुंजा ने दोनों पर एक नज़र डाली। जी हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रमल ने आगे बढ़कर जवाब दिया। अर्श उठ जाओ, खौला ने कहा। आप ही नींद आ रही है प्लीज़। अरशान ने चादर हटाए बगैर ही जवाब दिया। तो तुम नहीं उठ रहे? खौला बेड के किनारे पर बैठ गई। वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। नहीं, जो काम है बाद में कर दूंगा। अरशान ने तकिए में मुंह और छुपा लिया। तुम्हारी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ले जाओगे या अकेली जाएगी? खौला कितना कहते हैं अरशान के चेहरे से चादर और तकिया दोनों हटा दिए। क्या हो गया उसको? वह फिक्रमंदी से एकदम उठ बैठा। नॉर्मल चेकअप होगा। खैर तुम तो जहीं जा रहे। खौला जाने के लिए मुड़ी। आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। अरशान की आवाज़ पीछे से आई। खौला बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। दामिर को देखकर उसने कदम आहिस्ता कर लिए। कहाँ गई थी? दामिर अब उसके साथ चल रहा था। अर्श के पास। आप ऑफिस कब जाएंगे? खौला ने पूछा। जब आप लड़कियों को कमरे से बाहर निकालेंगी, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। दामिर बेचारगी से बोला। अरे मुझे तो होश ही नहीं रहा। खौला ने माथे पर हाथ मारा। आपको सबका होश होता है, मेरे अलावा। दामिर उसे कमरे की जाते देख कर बोला। कुछ ही देर में सारी लड़कियां बाहर निकल आई। दामिर तैयार होने चला गया। वारिस छोटी सी गुड़िया को देख रहा था जो इसके बेड पर लेटी खेल रही थी। शायद वो उस मासूम चेहरे में अदीबा को तलाश कर रहा था। वो वाकई बहुत छोटी थी। वारिस को लेट नाइट स्टेशन जाना था, इसलिए वो उसे फरहद के पास लेकर आया था। नूरे, आज हम डिनर बाहर करेंगे, अदियान जूते पहनता बोला। किस खुशी में? हनीफा के हाथ में अदियान का कोट था। ऐसे ही, बस दिल चाह रहा है। अदियान खड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। हनीफा ने हामी भरी। चले नीचे चले। अदियान उसके हाथों से कोट लेते हुए बोला। आप चले, मैं चीज़ें समेट कर आती हूँ। हनीफा ने के कहा। जाने के बजाय उसके साथ मिलकर बेडशीट ठीक करने लगा। हनीफा बेख्तियार मुस्कुरा दी। भाई अंदर आ जाओ। हुमा ने दरवाजे पर हाथ रखा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। फरमान की आवाज़ में संजीदगियाँ थी। हुमा छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई। भाई माफ़ कर दें, अब तो अम्मी पापा भी मान गए। हुमा की आवाज़ भरा गई। तुमने कोई और रास्ता छोड़ा था क्या? फरमान ने उसे घूरा। आप नहीं माफ़ करेंगे मुझे? हुमा ने हथेली की पुर्श से आंसू साफ़ किए। इसीलिए लाया था मैं तुम्हें शहर, इससे बेहतर तुम गाँव में रहती। फरमान ने अपना मोबाइल उठाया। भाई प्लीज़ जाकर चाय ले आओ मेरे लिए। फरमान ने उसका रोता चेहरा देखकर खफकी से बोला। वह फ़ौरन बाहर निकली। उसके जाते ही अरशान अंदर आया। आपको मेरी बीवी को रुलाने का कोई हक़ नहीं फरमान भाई। वो हाथ बांधे खड़ा था। इससे पहले वो मेरी बहन है। फरमान ने दो टोक जवाब दिया। तो बहनों को रुलाता कौन है? अरशान ने अबरूज का है। तो किसी की बहन को इस्तेमाल कौन करता है? अरशान, मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अब मेरा दिल हरगिज़ नहीं है। फरमान ने उसकी आंखों में देखा। मैं हुमायूं को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, यही बताने आया था। अरशान ने जवाबन कहा और कमरे से बाहर निकला। अरशान प्लीज़ अब घर चलें। हुमा ने दांत पीस कर कहा। पहले तुम जवाब दो। अरशान ने इत्मीनान से बोला। आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। हुमायूं ने जब्त किया। अब बस कर दो, प्लीज़ रुखसती से पहले जो भी फैसला करना है कर लो।
अरशान ने दोनों हाथ टेबल पर रखकर ज़रा झुक कर कहा। हुमा पीछे हुई। आसपास के लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। जाओ अरशान, तुम्हें माफ़ किया मैंने। सिर्फ यही वजह है कि मैं एक औरत हूँ, मुझे हक हासिल नहीं। मैं अपने बच्चे को इसके बाप से दूर नहीं करना चाहती। अगर मुझे ये माशरा हक दे देता तो मैं तुम्हें बताती कि औरत को जलील करना, उसे इस्तेमाल करना, उसे बदला लेने पर क्या सज़ा होती है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। हुमाया बोल रही थी और अरशान खामोशी से सुन रहा था। हेलो अरशान। अरशान और हुमा ने सर उठाकर उस लड़की को देखा। हाय फारिया, कैसी हो? अरशान ने मुस्कुराकर बोला। बिल्कुल ठीक। न्यू गर्लफ्रेंड? फारिया नामी लड़की ने हुमाया को सरतपा देखा। बीवी है मेरी, अरशान ने फुर्सत से जवाब दिया। कब शादी कर ली तुमने? फारिया के चेहरे की रंगत उड़ी। कुछ दिन पहले। हमें अब चलना चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अरशान ने उठने की जहमत नहीं की। वो सब ऑफिस कॉलेज वगैरह चले गए। हुंसा छोटी अदीबा को लिए खोला के कमरे में मौजूद थी। रमल और हनीफा बाहर गई हुई थी। हुमा अरशान के साथ अस्पताल, बाकी सारे घर में मौजूद थे। थोड़ा वक्त लगा मगर बिलाखिर सब मामूल पर आ ही गए थे। अंदलीप और अदीबा के जाने से अब वक्त थम तो नहीं सकता था ना। 6 साल बाद। अल्लाह, ये क्या हशर कर दिया है तुम लोगों ने कमरे का। शफक हाथ में बेलन लिए कमरे में दाखिल हुई। फूफो, ये सब शाफकान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोटी सी मरवा ने अपनी तोतली ज़बान में सफाई पेश की। कहाँ ये शाफकान का बच्चा? शफक दुपट्टा संभालते बालकनी की तरफ बढ़ी मगर सामने का मंजर देख उसने बेख्तियार दिल पर हाथ रख लिया। शाफकान अपनी 2 साला बहन हूर के बालों में बालकनी पर रखे गमले से मट्टी निकाल कर डाल रहा था और हूर मैडम वो अपने भाई के कारनामे पर खिलखिला रही थी। शफक अपना ख़ून जलाती वापस कमरे में आई तो मरवा जा चुकी थी। फरमान, शफक ने दांत पीस कर आवाज़ लगाई। बेख्तियार फरमान हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? फरमान ने आंखें मसली। साफ लग रहा था वो गहरी नींद में है। आपको कुछ होश भी है कि इधर क्या हो रहा है? शफक ने सबसे कहा। क्या हो रहा है? फरमान ने एक नज़र कमरे पर फिर ज़रा सा पीछे होकर बालकनी पर डाली मगर अनजान बन गया। आज ऑफिस की छुट्टी है, कामों की नहीं। 2 मिनट में उठे और शाफकान के बच्चे को और अपनी लाडली को तैयार करें। अगले 1 घंटे में हमें गाँव के लिए निकलना है। शफक ने हुक्म सादर किया। 5 मिनट में उठता हूँ। फरमान चादर तान कर वापस लेट गया। फरमान, शफक ने एक झटके से चादर खींच दी। जी, फरमान उठ गया। फरमान मुंह बनाता हुआ उठा और बालकनी की तरफ बढ़ गया। शफक सरेली की नज़र कमरे पर डालती कमरे से बाहर निकल गई। ऐसा, जाओ मामा को बोलो कि बाबा के लिए कॉफ़ी ले आए। अरशान ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए अपनी 6 साला बेटी से कहा। बाबा, मामा ने कहा कि मैंने तंग ना करूं, वरना। इज़ा कुछ कहते कहते रुक गई। वरना वो घर से भाग जाएंगी, है ना? अरशान ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की जानिब देखा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। शिकायत होगी मेरी तो कमरे से तशरीफ़ ले आए आप लोग। हुमा ने कॉफ़ी का कप अरशान की तरफ बढ़ाया। जो हुक्म डॉक्टर साहिबा। अरशान ने कॉफ़ी थाम ली। मामा, हम कब चलेंगे? अज़ा अपना बैग देखते हुए बोली। बस मैं अबाया पहन लूँ। और हाँ अरशान, रानीन हमारे साथ जाएगी। बुरहान भाई अफनान भाई के साथ आएंगे। हुमा ने अरशान को इतला दी तो वह सर हिलाता लैपटॉप बंद करने लगा। सफ़ा गुड़िया, मरवा का कहाँ गई है? अदियान ने सफ़ा को अकेले बैठकर देखा तो पूछा। बाबा, वो शाफकान के साथ है। सफ़ा ने नरमी से जवाब दिया। आप अकेली क्यों हैं? अदियान ने उसे उठाकर अपनी बाहों में लिया। ऐसे ही। बाबा, हम जिनिश की तरफ कब जाएंगे? सफ़ा ने अपने नन्हे हाथ अदियान के बालों में फेरे। बस कुछ देर में। अदियान ने उसे प्यार किया और गोद में उठाए कमरे से बाहर निकला। सामने ही हनीफा अपना पर्स उठाए तैयार खड़ी थी। अदियान, मैं बता रही हूँ, मैं रमू के साथ ही जाऊँगी। हनीफा ने आगाह किया। तो वो तो मेरे ख्याल से निकल चुकी है। अदियान ने घड़ी देखा और सफ़ा को गोद से उतारा। वो फ़ौरन बाहर निकले और उसका रुख अब वरीशा की तरफ था। मैं उसे कॉल करती हूँ। बल्कि आप ऐसा करें, आप ये पकड़ें और लॉक लगाएं। मैं हमजा आपी के घर जा रही हूँ। हनीफा बाहर निकली। अदियान ने सोफे से इसका पर्स उठाया और दरवाज़ा लॉक करता बाहर निकला। सामने वाले घर का गेट खोला और पहले मरवा हूर फिर शाफकान बाहर आए। बाबा, सफ़ा कहाँ गई? 4 साला मरवा दौड़कर उसके करीब आई। अवान चाचू की तरफ। अदियान ने जवाब दिया और आगे बढ़ा। फरमान और शफक बाहर आ चुके थे। भाई भाभी हमजा आपी की तरफ हैं क्या? शफक ने पूछा तो अदियान ने सर हिलाया। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। तुम पूरे जोरों के ग़ुलाम बन गए हो। और माँ का इशारा उसके हाथ में पकड़े पर्स पर था। जैसे मैं जानता ही नहीं कि शफक तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है। अदियान ने हिसाब बराबर किया। वो तो मैं इसकी मोहब्बत में जी हजूरी करता हूँ। फरमान ने शर्मिंदा होना कहाँ सीखा था। हाँ, तो मैं भी मोहब्बत में ही करता हूँ। अवान आ रहा है। अदियान ने फरमान को मतवज्जो किया। सामने से अवान हंसा का पर्स थामे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। हमसे बड़ा ये ग़ुलाम है। फरमान हंसकर बोला तो अदियान भी मुस्कुरा दिया। अब निकले। अरशान और बुरहान निकल चुके हैं।
आवाज़ ने दूर से आवाज़ दी तो दोनों उसके करीब गए। और वारिस, वो तो आ रहा है ना? अदियान ने पूछा। हाँ शायद, आवाज़ ने कहा। चलो फिर हम भी निकलते हैं, अदियान ने कहा तो सब सामान गाड़ी में रखने लगे। शफक, तुम्हारी सैंडल कितनी प्यारी है। हुंजा ने इश्तियाक से इसकी सैंडल देखी। हुमा ने लेकर दी है। शफक मुस्कुराई। आज़र बेटा जाओ, वरीशा को बोलो कि बाहर आए। हुंजा ने अपने 5 साला बेटे के हाथ से मोबाइल लिया। हाँ अब निकले, बस हम ही रह गए, हनीफा ने कहा। और फिर थोड़ी देर में सब बच्चों समेत बाहर आए और अपनी अपनी जगह संभाली। 3 गाड़ियाँ साथ निकली थी। रमल, तुमने फ़ोन करके पूछा कि वो लोग निकले कि नहीं? बुरहान ने पीछे बैठी रमल से पूछा। जी भाई, अमूमन सभी निकल गए होंगे, रमल ने आंखें बंद किए जवाब दिया। अफनान की नज़र खिड़की से बाहर गई तो देखा ईसा अपने हाथ से शामिर को हेलो हाई कर रही थी और शामिर अफनान की उम्मीद के मुताबिक उसे इग्नोर कर रहा था। जिनिश, जाओ और रिहा ताई को ये देकर आओ। खोला ने बेसन का पैकेट 5 साला जिनिश की जानिब बढ़ाते हुए मुस्कुराते मलिक हवेली से निकली और खान हवेली की तरफ बढ़ी। दामिर, आपका हो गया हो नाश्ता तो आके कर लें। खोला ने टेबल पर बैठते ही साथ ही आवाज़ लगाई। बस एक दफ़ा और फ्राई कर लूँ। तामिर ने बाउल उठाया। तामिर बेटा आप हट जाओ, मैं और शाशा खाला कर लेंगे। आयज़ा ने अपने बेटे को घूरा जो किचन में खड़ा बहुत नफासत से काम कर रहा था। अम्मी, प्यारी अम्मी, बस ये कर लूँ फिर नाश्ता करता हूँ। तामिर ने एक नज़र आयज़ा पर और दूसरी नज़र खोला पर डाली जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यकीनन वो थक गई थी जिनिश को ढूंढते ढूंढते। तामिर ने उसे देखा और गैस की आंच कम करता हाथ धोकर बाहर निकला। क्या हुआ? तामिर उसके पास आकर बोला। वो खड़ी हुई। कुछ नहीं। खोला ने बमुश्किल आंखें खोली। आए कमरे में। तामिर ने इसका हाथ थामा और कमरे की तरफ लेकर बढ़ा। मुझे तो तामिर की दुल्हन की बहुत फिक्र हो रही है। जिनिश बेटी की दफ़ा तो इसकी अपनी तबीयत नहीं ख़राब थी। शाशा खाला ने अफसोस से कहा। बस अल्लाह खैर आफियत से ये हमें खुशी नसीब करे। वो लापरवाह भी बहुत है। मैं और दामिर इसके पीछे न पड़े तो वो खाना क्या पानी भी नहीं पीती। आयज़ा ने सांस खारिज की। आमीन, अल्लाह माँ और बच्चे दोनों को सेहत दे। शाशा खाला ने दिल से दुआ की और अपना काम करने लगी। अब ठीक हो? तामिर ने उसके हाथ से गिलास लिया। जी। खोला मुस्कुराई। मुस्कुरा क्यों रही हो? तामिर ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मेरे मुस्कुराने पर पाबंदी है क्या? खोला ने आंखें छोटी करके उसे देखा। अल्लाह अल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? तामिर हंस दिया। आपको मेरी बहुत फिक्र है। खोला ने उसके चेहरे पर नज़र डाली। सायर है। तामिर ने शाने उचकाए। आपको मुझसे मोहब्बत है? खोला ने उसी अंदाज में दूसरा सवाल किया। कैसे फजूल और बेशर्मों वाले सवाल करती हैं आप? तामिर ने कानों को हाथ लगाया, खोला के बाल पीछे किए। इतने साल हो गए, अब तो मैं भी कहती हूँ मुझे आपसे मोहब्बत है, मगर आप आज तक इजहार मोहब्बत नहीं करते। खोला ने बनाया तो वो हंस दिया। ओह, कबाब तो जल गए होंगे, आप बैठे, मैं आता हूँ। तामिर तेज़ी से बाहर निकला। अल्लाह मुझे इनके साथ रहने के लिए हौसला दे, खोला बेबसी से कहती हंसती। अब सबकी गाड़ियाँ आगे पीछे थी। सबसे आगे अवान और सबसे पीछे अफनान थे। सब इन 6 सालों में कई बार गाँव गए थे, मगर उनके लिए हर बार अंदलीबा और अदीबा को याद करना ज़रूरी होता था। वह ऐसी हस्तियाँ थी जिनको भुलाना नामुमकिन था। वारिस गाड़ी पार्क करके जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हमेशा की तरह उसकी नज़र बालकनी की तरफ उठी। वो बहुत दिलचस्पी से बालकनी की जानिब देख रहा था। वहाँ से 6 साला अदीबा ने ज़ोर से हाथ हिलाया और उसे पुकारते हुए अंदर की तरफ भागी। इन 40 सालों में वो जब भी आता उसे अदीबा की ही छोटी अदीबा बैठी नज़र आती। वारिस को बहुत सुकून मिलता था, मगर वो बहुत बेचैन भी था। वो कभी कभी तड़प जाता इस नज़र के चक्कर में जो कभी उसकी राह देखती थी और नज़रें मिलने पर छुप जाती थी। वारिस के दिल में ख्याल आता कि काश वो नज़रें हमेशा उसकी मुंतज़िर होती, मगर वो वहाँ नहीं थी और कभी नहीं होने वाली थी। वारिस, अंदर तो आए। वारिस का हाथ पकड़कर इसने खींचा तो वारिस होश में आया और झुककर उसको अपनी गोद में अंदर बढ़ाया। आप गई नहीं सबके साथ? वारिस ने उसे सोफे पर बिठाया। साहब, ये कह रही थी कि आपके साथ जाएंगी। साबरा ने पानी वारिस की तरफ बढ़ाया। अच्छा, शुक्रिया, अब आप घर चली जाए। वारिस ने मुस्कुराकर मुलाजमा को जाने का कहा। वारिस, जल्दी करें, हम लेट हो जाएंगे। अदीबा अपने गालों पर हाथ रखकर टिकटिकी बांधे उसके चेहरे पर नजरें जमा गई। वारिस की जान, बस मुझे 10 मिनट दे दे, फिर हम चलते हैं, वारिस ने कहा और कमरे की तरफ बढ़ा। अदीबा इसका मोबाइल उठाया, अपना नाम टाइप करने लगी। थोड़ी ही देर में मोबाइल अनलॉक हो चुका था और अब स्क्रीन पर इसका पसंदीदा कार्टून लग चुका था और वो मगन हो चुकी थी। ठीक 20 मिनट बाद वारिस अदीबा के साथ गाँव के लिए रवाना हो चुका था। अरवा और अरीहा मायदा तीनों का कहका पूरे किचन में गूंज रहा था, मगर इनसे भी तेज़ उनके हाथों की रफ्तार थी। न जाने सुबह से वो सब मिलकर कितने पकवान बनाकर रख चुकी थी। इनके माथे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर हंसी और अपने से मिलने की खुशी थी। मायदा और रानैन से मिलने के लिए बेहद बेचैन थी। रात का खाना खाकर सब दोनों हवेलियों के बीच राहदारी पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे। हस्बे आदत गाड़ियाँ आगे बढ़ी।
सब बारी बारी बाहर निकले। बच्चों का शौर एक साथ उठा। सिद्रा, आसफा, अनीला और आयशा चारों मुस्कुराती हुई सबके सर पर शफकत से हाथ रख रही थी। अंदर हाल में सोफे पर बैठी सारिया बेगम इन्हें देखकर मुस्कुराई और बमुश्किल उठी। सबसे पहले अदियान इनके गले लगा, फिर बारी बारी सब। उन्होंने अपने दाएं जानब हनीफा को और बाएं जानब रमल को बिठाया। रमल बिल्कुल इस घर की बेटियों की तरह थी। वो सब के लिए, बल्कि खुद के लिए भी सिर्फ रमल थी। रमल शफक 6 साल पहले दफन हो चुकी थी। बच्चे अब इधर उधर हो रहे थे। खाना लगा। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाकर मलक हवेली की छत पर चले गए। ज़मीन पर लगे गद्दों पर बैठ गए। इनके पीछे मुलाजिम चीज़ें लाकर रखने लगे। सच यार, बहुत सुकून है गांव में। अफनान की आवाज़ पर सब मुस्कुराए। तो तुम कब शिफ्ट हो रहे हो? बुरहान ने पूछा। जब रमल कहे। अफनान ने कनखियों से रमल को देखा जो उसे घूर रही थी। मैं तो कब से कह रही हूँ, यही राज़ी नहीं होता। रमल ने कुशन उसकी तरफ फेंका। वैसे कल किस वक्त जाना है? अदियान ने दामर से पूछा। कहाँ? अवान ने अदियान को देखा। राफे एहसन हॉस्पिटल उसका रिबन काटने। अदियान के बजाय हंसा बोली। शायद असर के बाद। तामिर ने अंदाज़ा लगाया। तामिर, तुम खोला को लेकर शहर कब आओगे? हंसा ने तामिर से पूछा। खोला और मेरा इरादा मुस्तकिल यहीं रहने का है, और अब तो तुम भी यहाँ आने वाले हो। तामिर ने जवाब के साथ उससे सवाल भी किया तो हनीफा, रमल, रानैन और हुमा पांचों ने मुंह बनाया, जिसका साफ मतलब था कि वो हंसा के शहर छोड़ने पर उदास थी। फरमान, क्या कह रहे हो? कब से? अदियान से। अवान ने सबकी तवज्जो फरमान की तरफ की, जो गाहे बगाहे अदियान के कान में कुछ कहता और वो हंस देता। वारिस, मैं एक पेस्ट्री और खा लूँ? अदीबा दौड़कर वारिस के कान के करीब आकर आहिस्ता से बोली, मगर सबने बात आसानी से सुन ली थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, अब कल। वारिस ने घूरा। फिर मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी आज। अदीबा ने आंखें छोटी करके गुस्से से कहा। अरे मेरी जान, अच्छा चलो एक खा लो, मगर सिर्फ एक। वारिस ने जल्दी से कहा। वो खुश होती वारिस के गाल पर बूसा देकर वापस बच्चों के पास भागी। तुम्हें डर लगता है इसके नाराज़ होने से? अवान मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, बहुत। वारिस भी मुस्कुराया। एक वो अंधलीप थी जिसकी जान जाती थी आपके खफा होने से, और एक ये अंधलीप है जिसके खफा होने से आपकी जान जाती है। हंसा दीबा को देखते वारिस से बोली। वारिस भाई, उसे सफ़ेद रंग पसंद है या आपकी मर्ज़ी से उसकी हर चीज़ इसी रंग की होती है? मायदा ने पूछा तो सब वारिस को देखने लगे। वो छोटी थी तब से उसे मैंने सफ़ेद रंग की चीज़ें ही दी हैं, मगर अब वो खुद ही सारी चीज़ें इसी रंग की लेती है। वारिस ने जवाब दिया। उसके हाथों में कितनी प्यारी लगती हैं सफ़ेद चूड़ियाँ, है ना हनी? रमल ने कहा। हाँ बिल्कुल दीबू की तरह। हनीफा मुस्कुराई। हुमा और शफक कहाँ हैं? अदियान ने नज़रें दौड़ाई। अपने कमरे की सफाई में मसरूफ़ है। यकीनन आज दोनों वहीं सोने वाली हैं। हंसा ने इतला दी तो फरमान और शान को फिक्र हुई, क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन था। थोड़ी देर बाद गुजरी के शफक और हुमा भी आ गए, और अब मलक हवेली की छतों पर कहकहों की गूंज थी, और ये रौनक अब सुबह फजर तक रहने वाली थी। सब आपस में मसरूफ़ थे। खाने के मज़े मज़े के लवाज़मात से भरा दस्तरख्वान हो और वो सारे कज़न्स। भला इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है क्या? बच्चे थोड़ी देर में नीचे जाकर सो चुके थे और इनके माँ बाप अब खुद बच्चे बने हुए थे। अवान और हंसा के 2 बच्चे थे, 5 साल का अज़र और 3 साल की वरीशा। अदियान और हरीफा की जुड़वा बेटियां थीं जिनका नाम तामिर ने रखा था। सफ़ा और मरवा। फरमान और शफक के भी 2 बच्चे थे, शाफकान और दूरसोला हुरैनी। शाफकान का तो पता नहीं, मगर हुर में फरमान की जान बसती थी। तामिर और खोला की एक बेटी थी, सिनिश, और दूसरे बच्चे की आमद बहुत करीब थी। बुरहान और अनैन का 1.5 साल का बेटा था अरहम। अरशान और हुमा की एक ही औलाद थी, ईसा नूर। नाज और राहिल के जुड़वा बेटे थे जिनकी उम्र 2.5 साल थी, ईसा और मूसा। रमल अफनान का एक बेटा था, शामिर। माहिदा और जैन की 2 साल की बेटी थी रामीन, और वारिस की गोद ली हुई बेटी अदीबा, जिसको आधे लोग अदीबा और आधे लोग अंतलीब कहते थे। हुमा, माहिदा, शफक, जैन, अरशान और राहिल ये सातों डॉक्टर की डिग्री हासिल कर चुके थे। रमल और अफनान अब शहर के जाने माने वकीलों में थे। अदियान और फरमान दोनों अपनी कंपनी को अब मज़ीद ऊंचा कर चुके थे। वारिस और अवान भी होनहार ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। बुरहान मलिक कंपनी को संभाल रहा था। खोला फ़िलहाल तो छुट्टी पर थी, वरना वो शहर में नाज, रानैन और हनीफा के साथ मिलकर मदरसे में टीचर थी और साथ साथ वो माहिर डिज़ाइनर भी हो चुकी थी। तामिर वैसे तो बुरहान के साथ ही काम करता था, मगर गांव में साइशा स्कूल को भी देखता। सब बहुत मसरूफ़ थे, मगर इनकी दोस्ती और मोहब्बत कम नहीं हुई थी, वक्त के साथ बढ़ गई थी। और जब भी वो साथ में होते थे महसूस करते अदीबा इनके आसपास है। उसे भूल जाना किसी के भी बस में नहीं था। सुबह फजर की नमाज सबने छत पर ही पढ़ी। वो सारे लड़के मस्जिद से वापस आए तो सब अपने अपने कमरों में चले गए। दामिर, सब कितने खुश हैं ना? खोला ने दामिर को देखा। माशाल्लाह, आप भी बहुत खुश हैं। तामिर ने आँख बंद किए ही जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों में शामिल करने के लिए। खोला आहिस्ता से इसके बाजू पर सर रखते बोली।
آپ کا بھی شکریہ۔ دامر مسکرا دیا۔ راہیل، آئندہ بھی میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ ناز نے ڈرائیو کرتے راہیل کو گھورا۔ سوری نا، ہم نیکسٹ ٹائم سب کے ساتھ جائیں گے۔ راہیل نے معذرت کی۔ بالکل، مگر صرف میں اور میرے بچے، آپ آرام سے آئیے گا۔ ناز منہ پھیلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ راہیل نے اسے دیکھا اور پھر پیچھے دونوں کو دیکھا جو سیٹ پر ٹیک لگا ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہم بس پہنچنے والے، راہیل نے مسکرا کر اپنے دونوں بیٹوں سے کہا تو دونوں نے اپنی ماں کی طرح اسے اگنور کیا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم یہاں آ جائیں گے۔ میں نے سب کچھ پا لیا امی۔ میں اپنے نصیبوں کو روتی تھی، مگر امی مجھ جیسی قسمت والی کوئی نہیں۔ کہاں میرے پاس رمل ادیبہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آج میرے پاس ایک حویلی ہے، ایک بڑا سا خاندان، دوست، بھائی بہن، اولاد، شوہر۔ میں ہر طرح سے بھرپور ہوں امی، اور یہ سب آپ کی ڈائری سے ہوا ہے۔ اگر یہ ڈائری نہ ہوتی اور میں نے طے نہ کیا ہوتا سائشہ رافع سے عائشہ آریز تک کا سفر، تو امی میں یہاں نہ ہوتی اور نہ ہی میں اللہ کو تلاش کر پاتی۔ میں نے ادیان، خولا، پیرانیان کی وجہ سے اللہ کو پا لیا۔ اب وہ آوازیں نہیں آتی، مجھے تلاش کرو۔ میں آپ کا اور اللہ رب العزت کا ڈھیروں ڈھیروں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ حنیفہ ادیان خان۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈائری بند کرنے لگی اور قلم وہیں رکھ کر بیڈ پر سوئے ادیان اور صفحہ پر نظر ڈالی۔ مروہ صوفے پر بیٹھے ڈرائنگ کر رہی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا یہ، حنیفہ کی اور سب کی سوچ سے بھی زیادہ۔ حجاب اتار کر وہ دوپٹہ درست کرنے لگی۔ حور اٹھو، ماما سو گئی۔ شافقان نے حور کو اٹھایا۔ وہ آنکھ مسلتے ہوئے آہستہ سے اپنے بھائی کے سہارے بیڈ سے نیچے اتری اور دونوں اپنے ماں باپ پر ایک نظر ڈال کر دروازہ بند کرتے باہر نکلے، جہاں زینش، آذر، وریشہ، عزہ، مروہ اور ادیبہ موجود تھی۔ اب سب ننگے پاؤں گھاس پر کھڑے تھے۔ زینس بال لے آئی۔ اب ایک بال کے پیچھے وہ سارے بھاگ رہے تھے۔ ساریہ بیگم نے اپنی کھڑکی کے پردے ہٹائے تو ان کو دیکھ کر مسکرا دی، پھر اپنی تلاوت واپس شروع کر دی۔ وارث تلاوت کر کے فارغ ہوا تو بالکنی سے نیچے دیکھنے لگا۔ اس کی امید کے مطابق ادیبہ وہاں پر موجود تھی۔ سفید گھٹنوں تک آتے فراق اور ہاتھوں میں 3 سفید چوڑیاں، بالوں کی پونی بنائے وہ عزا کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ وارث واپس بیڈ تک آیا اور لیٹ گیا۔ موبائل اٹھایا اور بے اختیار انسٹا اوپن کیا۔ وہاں سالوں پہلے اندلیب کی پہلی چیز موجود تھی، جہاں اس نے سفید چوڑیوں، سفید پھولوں کی فرمائش کی تھی۔ تھوڑی دیر میں ادیبہ اور اپنی شادی کی تصویریں دیکھے وہ کب سو گیا اس کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ناز، اگلی بار تم ہمارے ساتھ آنا، رمل نے عاتقہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ناز اور رحیل کے ساتھ دوسری گاڑی نائل، ماورا، فرحت اور عاتقہ کو لے کر آیا تھا۔ ڈن آپی، ناز راہیل پر خفکی سے نگاہ ڈالتے خولا کے پاس بیٹھی۔ آپی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گی، عاتقہ نے رمل سے کہا۔ کیوں؟ نائل کے ساتھ آنے میں کیا برائی ہے؟ ہما نے اسے چھیڑا تو وہ ہنس دی۔ پھوپھو بس، اب آپ بات پکی کریں دونوں کی، دیکھیں ذرا کیسے مسکراتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے نام پر۔ شفق عاتقہ کو شرارت سے دیکھتی ماورا سے مخاطب ہوئی۔ یعنی کہ اگلی بار ہم اکٹھے نائل اور عاتقہ کی بات پکی پر ہوں گے؟ سین نے دلچسپی سے پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، فرحان نے جواب دیا۔ ذرا آپ نے اپنے بچوں پر نظر ڈال لیں آپ سب، اور وہ ہنستی ہوئی حال میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہما نے سب کے دل کی بات پوچھی۔ سارے کپڑے گندے ہیں، ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ وہ سب اسی حویلی کے چشمہ چراغ ہیں، عریہ نے کہا تو حنیفہ، رمل، ہما تینوں ایک ساتھ باہر نکلی۔ خیر نہیں کسی کی، فرمان نے مزے سے کہا۔ خیر تو اب حور کی بھی نہیں، ادیان نے شفق کو جاتے دیکھ بولا۔ واقعی میری معصوم بیٹی تمہاری ظالم بہن کے ہاتھ لگے گی اب، فرمان نے منہ بنایا۔ کبھی اسی ظالم کے لیے مجنوں بنے ہوئے تھے تم، دامر نے طنز کیا۔ ماضی کی باتیں تم لوگ بھولتے ہی نہیں، حد ہے، فرمان نے جھرجھری دی تو وہ سب ہنس دیے۔ اتنے میں ایک ایک کر کے سارے بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ ملازمائیں انیرا بیگم کے اشارے پر انہیں اندر لے گئیں اور وہ سب بھی اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر گئے۔ ان کی زندگی میں اس خوبصورت صبح کی ہی طرح ساری صبح ہونے والی تھی، اور صبح سے ہی تو سارا دن روشن ہوتا ہے۔ بالآخر سب کی تلاش ختم ہو چکی تھی، ان سب کی بھی اور ہماری بھی۔ نکلے تھے وہ سب انتقام کی آگ کو بڑھانے، مگر ایک موڑ پر یار سے تو دوسرے پر پیار سے جا ملے۔